हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर आदर्श की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कक्षा 11 का जो वीडियो है, इसके अंदर आपका जो पहला हमने जो टॉपिक चला रखा था, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो है, तो उसमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार वो जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। तो उसमें मैंने देखा था वो जो दे रखी थी गाइडलाइन उसके अंदर, तो उसके कारण वो जो टॉपिक है वो एक बार हम छोड़ देते हैं। जब टाइम बचेगा लास्ट में तो वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम जो सिलेबस में है उसी का एक टॉपिक लेकर के आगे चलते हैं। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जिस एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, किसके बारे में करेंगे? उत्सर्जी तंत्र के बारे में। तो आप जानते हो उत्सर्जी तंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा क्या किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। ऐसा तंत्र जिसमें सम्मिलित रूप से ऐसे अंगों का जो समूह होता है जो क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, उसे उत्सर्जी तंत्र कहा जाता है। तो इसमें उत्सर्जी तंत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन किसे कहा जाता है? देखिए, उत्सर्जन प्राणियों की अंदर पाई जाने वाली वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा क्या होता है, प्राणियों की वह क्रियाविधि जिसके द्वारा वर्ज्य पदार्थ या हम कह सकते हैं इसको अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों को, और ये भी कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये, या विषैले पदार्थ होते हैं जिनको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? उत्सर्जन कहेंगे। यानी मनुष्य, ये प्राणी जो होते हैं जितने भी, उन प्राणियों के अंदर क्या होते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। और उपापचयी क्रियाओं में क्या होगा, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। और उत्सर्जन के अंदर जो सहायक अंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो उत्सर्जी अंगों की यदि हम बात करें तो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए कौन कौन से जीव में कौन कौन से प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं। तो बात करें हम एक कोशिकीय जंतुओं की, तो एक कोशिकीय जंतुओं में यदि हम देखें तो एक कोशिकीय जंतुओं में आपके आते हैं कौन से? प्रोटोजोअन आते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर उत्सर्जन किस विधि द्वारा होता है? उत्सर्जन होता है विसरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। और विसरण का आप मतलब समझते ही हो। विसरण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, इसे क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो इनमें विसरण विधि के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में। बाद में हम बात करें पोरीफेरा संघ के जंतुओं की, तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं के अंदर एक नाल तंत्र पाया जाता है, विशिष्ट नलिका तंत्र, जिसको नाल तंत्र कहा जाता है। यह नाल तंत्र स्पंजों में होता है। किसमें होता है? स्पंजों के अंदर होता है। और स्पंज जो होते हैं उनके अंदर नाल तंत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके शरीर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो कहाँ आकर के मिलते हैं? ये छोटे छोटे छिद्र एक बीच में कैनाल में आकर के मिलते हैं, और यहाँ पर
आकर के खुलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, जल आएगा इनके अंदर, और इनका एक छिद्र होता है जिसको ओस्कुलम बोलते हैं, ये ओस्टिया कहलाते हैं, छोटे छोटे, और इनके अंदर ये पूरा का पूरा अंदर का कैनाल सिस्टम है, और इस कैनाल सिस्टम से एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहते हैं ओस्कुलम, और इस ओस्कुलम के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये हो गया पोरीफेरा या स्पंजों के अंदर उत्सर्जी अंगों की यदि हम बात करें। तो तीसरे आते हैं आपके सिलेंट्रेट्स। ठीक है, सिलेंट्रेट्स प्राणियों के अंदर यदि हम बात करें उत्सर्जी तंत्र की, तो इनमें सीधे कोशिकाओं के द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, कोशिकाएं ही इनको क्या करती हैं, निष्कासित कर देती है। अब हम आगे बात करते हैं चपटे कृमियों की, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्य जो हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्यों के अंदर क्या पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। तो ज्वाला कोशिकाओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन जीवों के अंदर आप देखते हो तो इसमें आपको ज्वाला कोशिकाएं दिखाई देगी। ये इन कोशिकाओं का केंद्रक पाया जाता है, यहाँ पर ये केंद्रक होता है, और इसमें ये इसका केंद्रक होता है। इसके अंदर ये पूरी कोशिका है इसकी। तो यहाँ पर केंद्रक के पास यदि हम देखें तो केंद्रक के पास में पक्षमाभों का समूह होता है। किसका समूह होता है, पक्षमाभों का समूह होता है। ये पक्षमाभी कोशिकाओं का समूह होता है, पक्षमाभों का। और ये जो पक्षमाभ होते हैं ये दिए की लौ की तरह संरचना बनाती है। किसकी तरह संरचना बनाते हैं, दिए की लौ की तरह संरचना बनाते हैं। दिए की लौ की तरह संरचना का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं क्या कहलाएगी, ज्वाला कोशिकाएं कहलाती है। इनके द्वारा इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्यों के अंदर। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है चपटे कृमियों के अंदर। एनेलिडा संघ के जंतुओं के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रीडिया। और ऑर्थोपोड्स जो होते हैं उनमें मेलपीगियन नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेलपीगियन नलिका होती है। मोलस्का संघ के जंतुओं के अंदर मूत्र अंग द्वारा इसमें थोड़ा सा विकसित होता है तंत्र। और कशेरुकी जंतुओं में मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं, वृक्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग जीवों के अंदर, अलग अलग जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग जीवों में उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग। अब हम देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। तो कौन कौन से, देखिए इसमें उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार के जीव होते हैं। तो हम बात करें उत्सर्जी पदार्थों की, तो उत्सर्जी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपके आता है यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड इनमें क्या उत्सर्जी पदार्थ है। और इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, इन पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर हम क्या करते हैं, जीवों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं,
तीन भागों में बांटते हैं। एक तो आता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या किन्हें कहेंगे? जिनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? अमोनिया। इसका निष्कासन होता है, अमोनिया का निष्कासन होता है। तो ऐसे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमोनिया का निष्कासन होता है क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण में मछलियां, कुछ मछलियां होती है, इसमें अस्थिल मछलियां जो होती है वो इनके अंदर आती है। इसके उदाहरण में आती है आपके अस्थिल मछलियां, कुछ क्रस्टेशियन जीव और कुछ प्रोटोजोअन्स जो होते हैं जो जल के अंदर पाए जाने वाले होते हैं, और कुछ उभयचर भी इसके सदस्य होते हैं। तो हम बात करें किसकी? अमोनोटेलिक की। तो इसमें किसका स्रावण होता है? उत्सर्जी पदार्थों के रूप में किसका निष्कासन किया जाता है? अमोनिया का निष्कासन किया जाता है। किसका निष्कासन किया जाता है? अमोनिया का निष्कासन किया जाता है। और ये ध्यान रखना, ये अमोनिया जो होती है ना, ये अमोनिया बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। क्या होता है? हानिकारक पदार्थ होता है। इसको शरीर से तत्काल ही शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। ज़्यादा लंबे समय तक रखना शरीर के लिए हानिकारक होता है। और एक ही इसमें क्या है कि अमोनिया को निष्कासित करने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो किसकी? अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जीव क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार की हम बात करें। दूसरे प्रकार कहते हैं यूरियोटेलिक, जिसमें यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। और इनमें किसका उत्सर्जन किया जाता है? यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है उत्सर्जी पदार्थों के रूप में। और यूरिया जो होता है ये अमोनिया की अपेक्षा, यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होता है। अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है? कम हानिकारक होता है। अमोनिया की अपेक्षा ये कम हानिकारक है। और इसमें उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा? यूरियोटेलिक। और जल की आवश्यकता भी कम है और कम हानिकारक होता है, इसलिए इसको शरीर से क्या है कम। और एक ध्यान रखना, ये कम हानिकारक है तो इसको लंबे समय तक भी हम, थोड़े से ज़्यादा समय तक भी हम इसको शरीर में रख सकते हैं, तो इसमें हानि नहीं होती है। ठीक है, इसके उदाहरण में देखें तो मेंढक की यदि बात करें तो मेंढक का जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, ये लार्वा उसमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। अमोनिया पाया जाता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। लेकिन मेंढक जो होता है, मेंढक के अंदर किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? कौन से पदार्थों का उत्सर्जन होता है? यूरिया का उत्सर्जन होता है। और स्तनधारी, ठीक है, जो मैमल्स हैं उनके अंदर किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? यूरियोटेलिक प्रकार के ये होते हैं। ये हो गया यूरियोटेलिक। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर तीसरे प्रकार के जीव। तो तीसरे प्रकार के जीवों में हम देखते हैं तो वो आते हैं आपके यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक जीव किन्हें कहेंगे? जिनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका निष्कासन किया जाता है? यूरिक एसिड का निष्कासन किया जाता है। ये यूरिक एसिड का सूत्र है। और इस यूरिक एसिड का निष्कासन किसके द्वारा होता है? किनके द्वारा किया जाता है? ये यूरिकोटेलिक जीवों के द्वारा किया जाता है। और यूरिक एसिड जो होती है वो उत्सर्जी पदार्थों में सबसे कम हानिकारक होती है और इसमें इनके उत्सर्जन के लिए बहुत ही कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इनको लंबे समय तक शरीर के अंदर भी रखा जा सकता है। और ये जो जीव होते हैं ना, ये जीव क्या करते हैं, इनका जो निष्कासन है यूरिक अम्ल का, ये कम मात्रा में जल के साथ गोलिकाओं के रूप में या पेस्ट के रूप में या गाढ़े द्रव के रूप में इनका निष्कासन किया जाता है। इसके उदाहरण में देखें तो सरीसृप सारे के सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसमें छिपकलियाँ, सर्प वगैरह सब आते हैं। और पक्षी जो हैं, पक्षी है, घोंगा है, ये सारे के सारे जीव हैं
वो किस में आते हैं, यूरिकोटैलिक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जीव क्या है, कौन से जीव कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। तो उत्सर्जन की इकाई के आधार पर या उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो जीव है वो कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अब हम बात करते हैं उत्सर्जी अंग, या हम कह सकते हैं उत्सर्जी तंत्र। मनुष्य के अंदर उत्सर्जी तंत्र की यदि हम बात करें तो उत्सर्जन करने वाले जो अंग है वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और मनुष्य के उत्सर्जी अंगों में, तो इनमें जो उत्सर्जन करने वाले जो अंग होते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और ये उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें मानव की यदि हम बात करें, मनुष्य की, तो इसमें एक आता है वृक्क, एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो सेम की बीज की आकृति के होते हैं और ये श्रोणी छत्र वाले भाग में ये पाए जाते हैं। और इन एक जोड़ी वृक्कों से यहाँ पर क्या होता है, मूत्र का निस्यंदन होता है, यानी मूत्र को छानने की क्रिया होती है। और छानने के साथ साथ इसमें इसका अवशोषण भी होता है, पुनः अवशोषण, जो पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ जो मूत्र के साथ में निकल जाते हैं छन करके, उनका क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। और उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मूत्र के रूप में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरा भाग आता है इसमें मूत्रवाहिनी। ये एक जोड़ी जो वृक्क होते हैं उनसे एक जोड़ी मूत्रवाहिनी निकलती है, दोनों प्रत्येक वृक्क से निकलती है एक एक मूत्रवाहिनी, और ये मूत्राशय वाले भाग में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृक्क के अंदर बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी जो मूत्र है, उस मूत्र को ये मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में लाया जाता है और मूत्राशय द्वारा इसका संग्रहण होता है। ठीक है, और जब इसको बाहर त्यागना होता है तो मूत्राशय में संकुचन होगा और मूत्र मार्ग के द्वारा ये मूत्राशय जो है ना थैलीनुमा संरचना होती है और जिसकी पेशियाँ ना वो रेखित प्रकार की होती है। ठीक है, तो जब ये हमारी इच्छा के अनुसार इनमें संकुचन होगा और लास्ट में भाग आता है मूत्र मार्ग। इस मूत्र मार्ग के द्वारा इसको शरीर से बाहर मूत्र को निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 4 भाग उत्सर्जित तंत्र के। इसमें आता है कौन कौन सा, आपका किडनी या वृक्क, दूसरा भाग आता है मूत्रवाहिनी, ठीक है, और या इसको बोलते हैं यूरेटर्स, तीसरा मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा आता है यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ये 4 भाग किसमें पाए जाते हैं, मानव के उत्सर्जित तंत्र में पाए जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र की यदि हम बात करें उसमें, अब सबसे पहले हम बात करेंगे वृक्क या किडनी की। तो किडनी की यदि हम बात करें तो ये मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी इसमें निस्यंदन की क्रिया इसी भाग में होगी, पुनः अवशोषण की क्रिया भी इसी भाग में होती है और मूत्र निर्माण है वो यहीं पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, निस्यंदन की क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो रक्त होता है, रक्त के द्वारा मूत्र है उसको छाना जाता है, उसको अलग किया जाता है, उसमें आवश्यक पदार्थ है उनको रक्त में ही रख लिया जाता है और बाद में उसको ग्लोमेरुलस भाग जो होता है इसका, उसका निस्यंदन होता है, यह छनन की क्रिया होती है और यह छन करके कहाँ आता है, उसमें जो होती है नेफ्रॉन की नलिका जो होती है समीपस्थ कुंडलित भाग, उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें वृक्क जो है ये क्या है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है और ये कैसे होते हैं, मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। ये पूर्ण विकसित वृक्क होते हैं, मेटानेफ्रिक जो होते हैं, इनमें सारी की सारी क्रियाएं हैं उत्सर्जन की, उसमें अवशोषण, निस्यंदन, सारी की सारी क्रियाएं हैं वो इनमें की जाती हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के अंदर ये कहाँ होते हैं, उदर गुहा में होते हैं और कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, कशेरुक दंड जो होता है ना, मेरु दंड जिसको कहा जा सकता है, रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ये स्थित होते हैं। एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें चित्र में दिखाया हुआ है, ये एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए वृक्क। इसमें देखते हैं तो प्रत्येक मानव में वृक्क की संरचना के बारे में देखें हम, बाह्य संरचना, तो इसमें प्रत्येक मानव में सेम के बीज की आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, सेम के बीज की आकृति के होते हैं, ये होते हैं ना, सेम के बीज की आकृति के होते हैं।
ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, सेम की बीज की आकृति के होते हैं, जैसा ये 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। कैसा होता है, 10 सेंटीमीटर इनकी लंबाई की यदि हम बात करें तो इनकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर लगभग, और 5 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है। वजन की बात करें तो इनका वजन होता है 140 ग्राम। ठीक है, प्रत्येक वृक्क जो होता है उसका वजन 140 ग्राम होता है। और बायां वृक्क जो है वो दाएं वृक्क की तुलना में ऊंचाई पर स्थित होता है। इनका बायां वृक्क दाएं वृक्क की तुलना में ऊपर स्थित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बायां वृक्क है, दायां वृक्क जो है ये नीचे होता है, स्थित होता है। देखिए ये दायां वृक्क है, ये थोड़ा सा नीचे लगा होता है, और बायां वृक्क है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है। ये हो गई वृक्क की स्थिति, लंबाई, चौड़ाई और उसका वजन। अब हम बात करें इसमें वृक्क की संरचना में, तो इसमें इसकी बाह्य सतह जो होती है वो कैसी होती है, उत्तल होती है। देखिए इसमें बाह्य सतह की बात करें हम तो इसकी बाह्य सतह कैसी होती है, उत्तल होती है। और आंतरिक सतह है, ये बाह्य सतह है, ये उत्तल होती है, और इसकी आंतरिक सतह कैसी होती है, अवतल होती है। तो इसकी बाह्य सतह क्या होती, कैसी होती है, उत्तल होती है, और इसकी आंतरिक सतह अवतल होती है। इस प्रकार से इसमें संरचना पाई जाती है। और इसकी अवतल सतह जो होती है, इसमें ये जो गड्ढा होता है, ये गड्ढा, इसको क्या कहा जाता है, ये हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइलम। इसको हाइलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये गड्ढा हाइलम कहलाता है। यहाँ वृक्क धमनी, यहाँ से क्या करती है, वृक्क धमनी जो है वो प्रवेश करती है। यहाँ पर वृक्क धमनी यहाँ प्रवेश करेगी, तथा वृक्क शिरा और लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी यहाँ से बाहर निकलती है। यहाँ से मूत्र वाहिनी है वो बाहर निकलती है, वृक्क की शिरा और लसिका वाहिनी भी इस भाग से यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है। हाइलम के अंदर की ओर देखें तो ये यहाँ पर कीप के आकार की संरचना पाई जाती है। हाइलम के अंदर किस प्रकार की संरचना होती है, कीप के आकार की संरचना होती है। ये वृक्क होता है, इसका ये हाइलम भाग है। इस हाइलम भाग में कीप के आकार की यानी कीमे नुमा संरचना उसमें होती है। इसको क्या कहा जाता है, ये भाग, ये वृक्क श्रोणी कहलाता है। क्या कहलाता है, वृक्क श्रोणी। इसे वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है। तो ये क्या होगा, हाइलम के अंदर की ओर क्या होती है, कीप के आकार की संरचना होती है। और जिसे क्या कहते हैं, ये जिसे है यहाँ पर, जिसे वृक्क श्रोणी कहते हैं या पेल्विस कहा जाता है। और इससे वृक्क श्रोणी से निकले प्रवर्धों को क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ये जो वृक्क श्रोणी है वो अंदर की ओर क्या करते हैं, प्यालेनुमा संरचना बनाते हैं, जिनको कैलिक्स कहा जाता है। इस प्रकार की संरचना बनाई जिन्हें कैलिक्स कहते हैं। और इनमें ये पिरामिड नुमा संरचना इनके लगे रहते हैं। तो ये वृक्क श्रोणी के अंदर प्रवर्ध निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कैलिक्स कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क की ऊंचाई की ऊपरी सतह जो है वो कैसी होती है, टोपीनुमा आकार की एक अंतःस्रावी ग्रंथि से ढकी रहती है। वृक्क जो होता है ना, वृक्क के ऊपर की यदि हम बात करें तो वृक्क के ऊपर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। यहाँ पर नहीं दिखाई हुई है, तो यहाँ पर यदि हम यहाँ देखें तो इसके ऊपर यहाँ पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, एक ग्रंथिल संरचना होती है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है इसके शीर्ष भाग पर। किसके शीर्ष भाग पर, वृक्क जो होता है, प्रत्येक वृक्क है उसके शीर्ष भाग पर ये अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये हो गया वृक्क की संरचना के बारे में
कि किस प्रकार से वृक्क पाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके आगे के कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।